दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहां आज एक तरफ इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से अपनी पहुंच सुदृढ़ कर रहा है, डिजिटल वर्ल्ड अपने पैर पसार रहा है, इससे तकनीकी विकास देश का सुनिश्चित हो रहा है, सभी व्यक्तियों को इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड का लाभ मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर इसी इंटरनेट, इसी डिजिटल वर्ल्ड का प्रयोग साइबर फ्रॉड या लोगों से पैसों की ठगी के लिए किया जा रहा है। इसी तरीके का एक नया मामला अभी सामने आया है। साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आया है जिसे हम लोग डिजिटल अरेस्ट के नाम से जानते हैं। कल रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी डिजिटल अरेस्ट के बारे में चर्चा की थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है और डिजिटल अरेस्ट से बचने के क्या क्या उपाय हैं। और इसी के साथ डिजिटल अरेस्ट का पिछले महीने बहुत बड़ा एक केस सामने आया है जिसमें मशहूर बिजनेसमैन एसपी ओसवाल के साथ 7 करोड़ रुपए की क्या की गई थी, ठगी की गई थी इसी डिजिटल अरेस्ट के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। बात करेंगे, पहला है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, दूसरा डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है और डिजिटल अरेस्ट से बचने के उपाय क्या क्या हैं एवं डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा एसपी ओसवाल का मामला क्या। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट का अर्थ किसी व्यक्ति को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार करना या उसकी गतिविधियों पर वीडियो कॉल के माध्यम से निगरानी रखना होता है। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग किसी व्यक्ति को मानसिक स्तर पर इतना डरा देते हैं, उसके अंदर इतना ज़्यादा डर घुसा देते हैं कि व्यक्ति 24 घंटे तक या जितने भी समय तक ठग चाहें वो व्यक्ति वीडियो कॉल पर ठगों की निगरानी में रहता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए या फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपसे बोले कि आपके आधार कार्ड का प्रयोग कर एक बैंक अकाउंट खोला गया है और उस बैंक अकाउंट का प्रयोग ड्रग रैकेट द्वारा पैसों के लेन देन के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसके वजह से आपके खिलाफ इस ड्रग रैकेट में शामिल होने की रिपोर्ट फाइल की गई है। ठग आपको रिपोर्ट की असली प्रति भी भेजेगा जिससे आपको उसकी कही गई बात पे भरोसा हो जाए और आपको भरोसा हो जाए कि आपके ऊपर केस सही में दर्ज किया गया है। और जब आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई केस सही में हमारे ऊपर दर्ज हुआ है तो फिर वो लोग आपसे बोलेंगे कि मैं नारकोटिक्स ब्यूरो से बात कर रहा हूं। जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट विश्व के कुछ देशों में कानूनी रूप से लागू है जहां पे डिजिटल अरेस्ट का प्रयोग अपराधी को जब तक पुलिस उसके पास नहीं पहुंच जाती तब तक डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से उस पर नज़र रखी जाती है, जो कि सीसीटीवी के द्वारा हो सकता है, कहीं हिडन कैमरे के द्वारा उस पर नज़र रखी जा सकती है या किसी भी तरीके से वीडियो के माध्यम से उस पर नज़र रखी जाती है कुछ देशों में। तो ऐसे ही वो जो नारकोटिक्स ब्यूरो का व्यक्ति होगा वो आपसे कहेगा कि जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपको डिजिटल अरेस्ट के अंदर रहना होगा या डिजिटल अरेस्ट रहना होगा। इस तरह से बोलकर लोगों को उन्हीं के घर में कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक अरेस्ट कर लेते हैं और आप वीडियो कॉल पर दिन भर उनकी नज़र में रहते हैं। यहाँ पर मैंने एक शब्द प्रयोग किया है नारकोटिक्स ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो मैंने यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है तो ड्रग्स रैकेट में पकड़ाया है और ड्रग्स से संबंधित चीज़ों को कौन देखता है, नारकोटिक्स ब्यूरो। अगर यहीं पर ये लोग बोल देते कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे अगर ये बोल देते कि आपके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है आपके ऊपर, तो उसके लिए यहाँ पे कौन फोन करता इनको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा इनको क्या किया जाता, कॉल किया जाता। तो इस तरीके के जो है तो वो जो भी केस आपके ऊपर लगाते हैं उसका अधिकारी या उससे संबंधित अधिकारी बन करके आपको फ़ोन करते हैं। तो हमने समझ लिया दोस्तों कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। इसके बाद हम दूसरा समझते हैं किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत साइबर ठग आपके मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल करेंगे और आपको पार्सल या कोरियर में ड्रग्स, बैंक खाते में गलत ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या इसी तरह के अन्य केस में आपके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की बात कहेंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको,
वो आपसे इनमें से या कोई और ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाएंगे जो कि आपसे जुड़ा हुआ हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप कभी न कभी किसी विदेश में पैसा किसी कंपनी में अवैध तरीके से लगाए हैं। अगर उन ठगों को किसी तरीके से इसकी जानकारी मिलती है तो वो आपको किस में फंसाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि हो सकता है मैंने विदेश में पैसे जमा किए थे, तो उसके वजह से हमें सही में पुलिस का या रेवेन्यू विभाग का जो है तो हमें फ़ोन आया है। या फिर उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को गलत ट्रांजैक्शन किया है। गलत ट्रांजैक्शन से मतलब है कि आपने टैक्स की चोरी की है, तो आपको तब क्या होगा, फिर आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या गलत ट्रांजैक्शन या किसी ऐसी चीज़ के लिए ट्रांजैक्शन जो कि अवैध नहीं है, जैसे ड्रग्स के लिए आप खाते से ट्रांजैक्शन करें, किसी ऐसे मेडिसिन के लिए करें जो कि बैन है, तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप गलत ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर बोल देंगे कि आपके पार्सल या कोरियर में ड्रग्स मिला है, या तो अगर मान लीजिए कि आप ड्रग्स पेडलर हैं, आप ड्रग्स का सप्लाई करते हैं, तो आपको ड्रग्स के केस में फंसाएंगे। तो यहाँ पे वो लोग आपको उसी केस में फंसाते हैं, उसी तरह का आरोप के ऊपर लगाते हैं जिससे आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। वो आपको किसी फर्जी केस में नहीं फंसाते, इससे आप उस केस पे भरोसा नहीं कर पाएंगे और उनके जाल में आप नहीं फंस पाएंगे। वो आपको उसी केस के बारे में बताते हैं जिससे आप कभी न कभी किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, जिससे आप उनकी क्या करें, बात पर भरोसा कर लें। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि वो आपको कोरियर में ड्रग्स, खाते में गलत ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या इसी तरह के अन्य केस आपके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट होने की या रिपोर्ट दर्ज होने की बात कहते हैं। ठग जो व्यक्ति होते हैं या ठग लोग जो होते हैं वो पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम, इनकम टैक्स या नारकोटिक्स अधिकारी की यूनिफॉर्म पहनकर आपको वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल में आपको संबंधित विभाग का ऑफिस, जैसे कि सीबीआई से कॉल आया है तो सीबीआई का ऑफिस दिखाई देगा, अगर मान लीजिए नारकोटिक्स विभाग से आया है तो नारकोटिक्स विभाग का ऑफिस दिखाई देगा, आपको उसका लोगो दिखाई देगा, उसकी वर्दी पहने हुए लोग दिखाई देंगे। यानी कि वो आपको भरोसा कराने के लिए हर वो चीज़ करते हैं जो कि आवश्यक है। और ऑफिस और सीबीआई का ऑफिस होगा और ऑफिस में काम करते हुए लोग भी आपको दिखाई देंगे, और वो आपके ऊपर केस होने का झूठा आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट की बात कहेंगे। जो सीबीआई से फ़ोन करेगा वो क्या है, आपके ऊपर झूठा केस होने का जो है तो आरोप लगाएगा और आपको डिजिटल अरेस्ट होने की बात कहेगा। वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगेंगे, जिसमें बैंक से लेकर के प्रॉपर्टी तक की जानकारी हो सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाया गया है तो आपका क्या करेंगे, पूरा बैंक डिटेल लेंगे, है ना, बैंक डिटेल लेंगे, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके का केस होगा उस तरीके से वो आपसे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे। जब आप उनके आरोपों से डर जाएंगे और आरोप से बाहर निकलने का उपाय पूछेंगे, जैसे हमेशा होता है कि पुलिस या कोई अधिकारी हमें फ़ोन लगा के किसी आरोप में फंसने की बात कहते हैं, तो हम उससे जायज़ है कि ये बात पूछते हैं कि कैसे इस केस से हम बाहर निकल सकते हैं, क्या उपाय करें। तो जब आप उनसे डर जाते हैं, मतलब इस केस के डर जाते हैं सुन के, तो आप उनसे पूछते हैं कि भाई हम क्या उपाय करें। तो वो क्या कहते हैं कि भाई आपका जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जो कि 1000 रुपये से लेकर के करोड़ रुपए तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट से बचने का उपाय, सबसे पहला जो आपको उपाय करना है वो है, भारत में किसी भी सरकारी विभाग द्वारा वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी या जुर्माने की मांग नहीं करता। यानी कि जब भी आपको कोई वीडियो कॉल आए या फ़ोन आए और वो क्या करें, आपकी गिरफ्तारी की धमकी दें आपको या जुर्माने की मांग करें, तो या फिर वो कहें कि आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है और वो फ़ोन पर आपसे पूछताछ करें, तो इस तरीके का कोई भी कानून भारत में नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति आपको वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी नहीं दे सकता, जुर्माने की मांग नहीं कर सकता, या फिर कोई मामला दर्ज होने के बाद उससे संबंधित पूछताछ फ़ोन पर नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो है, वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी का वारंट देने के लिए भारत में कोई नियम नहीं है। यानी कि भारत देश में गिरफ्तारी के लिए वीडियो कॉल पर आपको वारंट नहीं दिया जाता। जैसे कि ठग आपको क्या करते हैं, वो आपको वीडियो कॉल पर ही डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, आपको ऑफिस, संबंधित ऑफिस की जो चार्जशीट फाइल होती है उसको दिखाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वीडियो कॉल करके गिरफ्तारी का वारंट भारत में नहीं दिया जाता है। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट अगर जारी भी हो जाए तो उसके लिए फ़ोन नहीं आता। अगर मामला सच भी है तो केस निपटाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल से रिश्वत की मांग नहीं करता। देखिए हमारे यहाँ क्या है, कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट अगर जारी होता है तो उसके लिए आपको फ़ोन नहीं आएगा। यानी कि जैसे कोर्ट ने आप मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस हुआ है और कोर्ट ने आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया,
तो उसके लिए आपसे फ़ोन पर बात नहीं की जाएगी कि भाई आपके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। पुलिस विभाग जो है तो आपके घर पे आएगा और आपको उठा के ले करके जाएगा। और मान लीजिए कि अगर जो है तो इस तरीके के केस आपके ऊपर होते हैं, तो उसको केस को ख़त्म करने के लिए, केस को निपटाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी जो है वीडियो कॉल पर या फ़ोन पे आपसे रिश्वत नहीं मांगेगा। आज के समय में आप खुद सोचिए, कोई मांगेगा तो नहीं मांगेगा। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए, तो किसी अनजान वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना चाहिए, कोई अनजान ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए, अपने पर्सनल डिटेल को हर जगह साझा नहीं करना चाहिए। अगर पर्सनल डिटेल को हम लोग हर जगह साझा करते हैं तो कहीं अगर वो ठगों के हाथ लग जाती है तो उसी का प्रयोग करके वो हमसे क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं हमें। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा मशहूर बिजनेसमैन का मामला। हाल ही में वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ये पंजाब के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं एसपी ओसवाल। उनके पास एक फ़ोन आता है और उसके बाद उनसे जो है तो 7 करोड़ रुपए की ठगी की जाती है। आइए घटनाक्रम को हम लोग समझते हैं। तो एसपी ओसवाल के पास एक वीडियो कॉल आया जिसमें साइबर ठग नकली सीबीआई अफसर बना हुआ था। उसने ओसवाल को कहा कि आप पर हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग का जो है तो सबूत है और आपके खिलाफ इस पर जो है तो केस दर्ज हुआ है, और इसके लिए क्या है, उसने गिरफ्तारी करने और कठोर कार्रवाई करने की धमकी दी। इस केस के आधार पर, मनी लॉन्ड्रिंग के केस के आधार पर ओसवाल को गिरफ्तार करने और कठोर कार्रवाई करने की धमकी दी, जिससे ओसवाल डर गए और उन्होंने फर्जी सीबीआई अफसर से इस केस से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तो फर्जी अफसर ने कहा कि केस बड़ा है, कोर्ट से फैसला होगा इसका, जहां आपको ऑनलाइन उपस्थित होना होगा। ओसवाल ने उसकी बात मान ली। अब कुछ समय बाद सीबीआई अफसर ने एक फर्जी कोर्ट रूम ड्रामा का वीडियो भी ओसवाल को दिखाया, जिसमें ओसवाल के केस की चर्चा कोर्ट में होते हुए सुनाई दे रही है। इस पूरी कार्यवाही के बाद जब ये कोर्ट केस का वीडियो उनको दिखाया गया, उनको काफ़ी भरोसा हो गया कि सच में ऐसा हुआ है। तो इस पूरी कार्रवाई के बाद ठगों ने ओसवाल को गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अलग अलग खातों में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करवाए। जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया और उनके पैसे जो हैं तो चले गए। हालांकि पुलिस विभाग ने 5 करोड़ रुपए जो है तो 2 अपराधियों से बरामद कर लिया था और शायद अब तक में पूरा पैसा भी बरामद कर लिया होगा। लेकिन जिनके साथ 50,000, 1 लाख, 2 लाख का ठगी होता है उस पर इतना पुलिस ध्यान नहीं देती है। 7 करोड़ का मामला था इसलिए पुलिस ने ध्यान दिया, अन्यथा पुलिस जो है तो छोटे छोटे मामलों पर ध्यान नहीं देती। और सबसे ज़्यादा समस्या छोटे लोगों को ही होती है, क्योंकि छोटे लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो है तो साइबर अपराध या साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से अगर उनका पैसा जाता है तो उनको बहुत दुख होता है। कई बार लोगों का जब सारा पैसा चला जाता है तो वो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोग डिजिटल अरेस्ट जैसे या साइबर फ्रॉड से सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।